अब अपन देखते हैं जो अरीन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कैसे होता है, किन किन कंडीशंस में होता है, प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिल सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है अरीन्स का, ये हमको पता है। इसमें होता क्या है, देखो ये बेंजीन है, इस पे हम क्या करेंगे, एक सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराएंगे। कैसा होगा वो, जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे तो एक हमको प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट कैसा होगा कि एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक इलेक्ट्रोफाइल। एक हाइड्रोजन को किससे सब्स्टिट्यूट किया, एक इलेक्ट्रोफाइल ने। तो रिएक्शन क्या कहलाई, रिएक्शन मेरी कहलाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए क्या कहलाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये होती कैसे। उसके लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला कंपाउंड है, इसमें चल क्या रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें क्या होने वाला है, हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत बढ़िया चल रही है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जिंदगी, जब तक कैटलिस्ट इनकी जिंदगी में नहीं है, बड़े प्यार से रह रहे हैं। जैसे ही कैटलिस्ट अगर आया तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके रफा दफा हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज बचा, उसका दुख दूर करने के लिए बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ आएगी और अटैक कर देगी, या फिर इलेक्ट्रोफाइल उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक कर देगा और ऐसे जुड़ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल आया था न्यूक्लियोफाइल के साथ, उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल उसको अकेला छोड़ के भाग गया एक पॉजिटिव चार्ज देके इलेक्ट्रोफाइल को। अब इलेक्ट्रोफाइल दुखी है, इलेक्ट्रोफाइल को अपने सामने क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो वो हमारे पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दिख रही है। तो वो चकता कहां जाएगा, बेंजीन रिंग के पास जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जाके बातचीत करेगा, उस पर अटैक करेगा और खुद को जोड़ लेगा। अभी पर यहां पे बेंजीन रिंग दुखी हो गई, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपन ये देखते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग तो ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया जाए, उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई है। अब देखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या समझ आया अभी तक, हमको ये समझ आया कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, बनेगा इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक कर देगा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो क्या होगा, इसका अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, फिर क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस पे जा सकता है। तो अगला स्टेप क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नया बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर आप यहाँ पे देख रहे हो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, एरोमेटिसिटी अभी लूज हो चुकी है। बेंजीन रिंग ने इलेक्ट्रोफाइल का ध्यान रखने के चक्कर में खुद की जो एरोमेटिसिटी थी वो लूज करवा ली। तो यहां पे क्या बन रहा है, इन तीनों रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स का, इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है, ये हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड मेरे को दिख रहा है। इस रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहां पे कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, ये बन रहा है एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हम देखो सिर्फ यहां से लेकर ये यहां और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, पर एरोमेटिसिटी नहीं है। क्या बन गया यहां पे बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब जो है अपनी एरोमेटिसिटी उसको रीस्टोर करनी है, बेंजीन रिंग को अपनी एरोमेटिसिटी क्या करनी है, रीस्टोर करनी है, रिटेन करनी है। तो वो क्या करेगा, H+ को खा जाएगा। ये जो H है ये इसको कौन खाएगा, इसको न्यूक्लियोफाइल आके खाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव H+ लेके गया तो H और कार्बन के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, यहां पे जो कार्बन है इसको बोलते हैं 1 नंबर, लेट से अभी समझने के लिए। तो जब H+ जाएगा तो 1 नंबर वाला जो कार्बन है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के गए, तो वो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके बॉन्ड बना लेंगे। जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होते ही बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, ये वापस से यहां पे एरोमेटिसिटी आ गई है, ये रिंग वापस से एरोमेटिक हो गई है। और इस बार बस क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। ठीक है, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड।
समझ में आया मैकेनिज्म? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके भागा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उससे बेंजीन रिंग पे अटैक किया, बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो इस बार बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एरोमेटिसिटी लूज हो गई। एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को इन्विटेशन दिया गया, वापस बुलाया गया। उस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो वो हाइड्रोजन लेके चला गया। जैसे ही वो हाइड्रोजन लेके गया, कार्बन पे नेगेटिव आया, रिंग के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना और फिर से रिंग एरोमेटिक हो गई। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब हम इस कैटलिस्ट को, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उसको और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अलग अलग ले सकते हैं। अलग अलग तरह से करेंगे तो कभी क्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है, कभी सल्फोरेशन हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहला है कि हेलोजनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब हो सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारी बेंजीन, ये हमारा ENU। अब आप बोलोगे कि सर इसमें E और NU का है, अरे है, ये बॉन्ड कैसा है, Cl-Cl बॉन्ड है। FeCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, एक लुईस एसिड है, वो कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम करेगा, कैसे करेगा, मैकेनिज्म में अपन देखते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन एक जुड़ गया है तो क्या हो गया है, हेलोजनेशन हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है अपने को, Cl-Cl है, ये लुईस एसिड, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा और एक क्लोरीन को खा के चला जाएगा। एक क्लोरीन गया इसमें से तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव और FeCl4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब ये Cl प्लस क्या करेगा, हमको ये तो पता ही है। अब ये जो Cl प्लस हमारा बना, यहां पे जो Cl प्लस है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा इस रिएक्शन का। अब आप सोचो कि ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्यों होगा, जब Cl प्लस इस पे अटैक कर रहा है तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्यों है, क्योंकि यहां पे एरोमेटिसिटी लूज हो रही है। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाए, पर यहां पे एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, इसलिए यह रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यह मुश्किल स्टेप है, यहां पे आपको एरोमेटिसिटी लूज करानी है। ठीक है ना, Cl प्लस ने अटैक किया, क्या बन गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा, ऐसे रेजोनेंस होता रहेगा, एक और बार हो जाएगा और हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये हमको पता है। आजू बाजू में FeCl4 माइनस घूम रहा है। अब ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये उस FeCl4 माइनस को न्योता देगा कि तुम अपने Cl माइनस को कहो कि वो हाइड्रोजन को खाए। तो अगला स्टेप क्या होगा, H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन। तो ये FeCl4 माइनस आके अटैक कर देगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। कंपाउंड हमारा क्या बन गया, ये, और क्या बन गया, HCl। और FeCl3 तो कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा था, उसने देखो कोई यहां पे पार्टिसिपेशन उसका नहीं हुआ, जैसे कैटलिस्ट अंदर गया था वैसे ही कैटलिस्ट वापस बाहर आ गया। कैटलिस्ट तो होता ही वही है। ठीक है, तो FeCl3 हमको मिल गया, तो यहां पे क्या हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। सिमिलरली आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो। ठीक है ना, सो अगर मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास और मैं बोल रहा हूं इस पे कि Cl2 FeCl3 का आप रिएक्शन इस पे कराओ, तो क्या होगा, Cl प्लस बनेगा। वो क्या करेगा, अब वो दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। जैसे ही मैंने बोला ऑर्थो पे और पैरा पे, आप में से बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ गया कि ये दो पोजीशन पे अटैक क्यों कर सकता है। ये जो ग्रुप है हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो पे और पैरा पे क्या हो गई, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी मेटा के कंपैरिजन में। तो रिंग में जब अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो कहां पे अटैक करेगा, भाई इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो वहां पे जाएगा जहां पे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्यों, क्योंकि CH3 का इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण CH3 ऐसा करता है, हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। ठीक है, तो अब दो जगह अटैक होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और पैरा वाला प्रोडक्ट। ठीक है, सो CH3 ग्रुप जो है टोलुइन में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पे और पैरा पे होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इस पे हम करा रहे हैं भाई HNu की प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन और FeCl3 के प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन। दोनों में देखो जो इंटरमीडिएट है अलग अलग बनने वाले हैं। ठीक है, यहां पे तो क्या होगा, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, Cl डॉट। अच्छा,
ये तो कुछ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा दिख रहा है मेरे को। और जो अटैक होगा वो बेंजाइलिक पोजीशन पे होगा। किस केस में? जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो क्या होगा? बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक होगा। याद आया कुछ? हाँ, तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन की जगह बेंजाइलिक पोजीशन से हटेगा हाइड्रोजन और वहां पे क्लोरीन जुड़ेगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर जो नीचे वाला रिएक्शन है Cl2 का रिएक्शन FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? Cl+ बनेगा। वो क्या करेगा भाई? ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा? अटैक कर देगा। ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक पैरा वाला प्रोडक्ट। हाइड्रोजन यहां पे कहां से सब्स्टिट्यूट हुआ? रिंग पे से, बेंजीन रिंग पे से सब्स्टिट्यूट हुआ भाई, ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से। ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, H की प्रेजेंस है, मतलब हमको क्या समझ जाना चाहिए कि फ्री रेडिकल होगा। जैसे ही फ्री रेडिकल होगा तो फ्री रेडिकल कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल कहां से होगा? बेंजाइलिक पोजीशन से होगा। पर जब Cl2 FeCl3 की बात हो रही है तो Cl+ बनेगा। वो अटैक करेगा कहां पे? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे सबसे ज्यादा है? ऑर्थो और पैरा पे। CH3 ने वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है, तो यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इस पे CH3Br का रिएक्शन करा रहे हैं FeBr3 की प्रेजेंस में। इसमें हमको हीट करना पड़ेगा, तो होगा क्या? सोचो जरा। ये ENU टाइप का कोई कंपाउंड है क्या? है। इसमें ऑलरेडी देखो क्या हो रहा है, इसमें एक चीज ऑलरेडी हो रही है, वो ये है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो इस वाले कंपाउंड में CH3Br में ब्रोमीन पे तो डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। कार्बन ऑलरेडी थोड़ा पॉजिटिव है। FeBr3 आएगा तो वो ब्रोमीन को खा के जाएगा। इस बार ब्रोमीन को खा के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? CH3 पे। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा? ऑर्थोजाइलीन और पैराजाइलीन हमारे पास बनेगा। ठीक है, अटैक तो दोनों तरफ ही होगा। जब भी ये ऐसे डायरेक्टिंग ग्रुप लगे होते हैं तो अटैक दोनों तरफ होता है। ठीक है, चलो ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी। अगला है नाइट्रेशन। NO2 ग्रुप हमको जोड़ रहा है बेंजीन रिंग पे। तो आप क्या करो भाई, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो। इसको हम बोलते हैं एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो क्या बनेगा? यहां पे बन जाएगा ये NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेगा हाइड्रोजन को। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया? नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया। वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इससे हमने नाइट्रेशन करा दिया, NO2 ग्रुप जोड़ दिया। मैकेनिज्म्स को देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। सबसे पहला स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है? आप इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कराओ। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है ऐसे, H2SO4 में डेल प्लस डेल माइनस होगा, वो अटैक कर देगा इधर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर, तो अटैक हो जाएगा। तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है HNO3, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, जब हम दो एसिड को डालते हैं तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो तो बनेगा एसिड, और जो वीक एसिड होगा पानी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो वो बिहेव करेगा एज अ बेस। रिलेटिव होते हैं ना एसिड और बेस की टर्म्स। ठीक है, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, HNO3 H2SO4 एसिड की तरह काम कर रहा है, तो H+ इसका लूज हो जाएगा, ये बना। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आते ही क्या करता है? वो बाहर भाग जाता है पानी बनके जैसे ही बाहर भागेगा NO2 पे बन जाएगा प्लस, और H2 हमको मिल जाएगा। NO2 पे प्लस, पॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट हो चुका है। अब उसको क्या दिखाएगा? बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। बेंजीन रिंग पे जैसे अटैक करेगा हमारा काम हो गया। ठीक है, HNO3 H2SO4 NO2 प्लस दोनों पोजीशन पे अटैक, और यहां पे बन जाएगा क्या? ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H हो ही जाएगा। वो अब हमको सारे स्टेप्स पता है। अभी हमको बस ये देख रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है? NO2 प्लस, तो ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं सल्फोनेशन इंटरेस्टिंग केस है। हम इसमें क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो बनता क्या है? SO3H जुड़ता है, सल्फोनेशन हो गया। क्या जुड़ा? SO3H। कैसे जुड़ा ये देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। भाई जो H2SO4 है वो टूट जाता है SO3 में और HSO4 माइनस में और H3O प्लस में। अब आप सोचोगे कि यहां पे तो कोई एज सच इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज बनी नहीं,
भाई H3O+ तो ऑक्सीजन का तो पेट भरा हुआ है ना, उसको अटैक नहीं करना है। पर यहां पे एक ऐसी स्पीशीज है जो बहुत सारा डेल्टा पॉजिटिव लेके बैठी है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, मैं आपकी मदद कर देता हूं जब तक थोड़ी बहुत। सल्फर 3 तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच रखे होंगे अपने पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है तो गुंडा है, तो यहां पे भारी डेल प्लस हो गया होगा। लग नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है जो बना, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बना है। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कैसा इलेक्ट्रोफाइल बना है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बना है। ये जो SO3 है, इसका जो सल्फर है, अब वो जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, तो SO3 का अटैक हुआ यहां पे बेंजीन रिंग पे, क्या बना? ये बना। कैसे बना? देखो भाई, यहां पे अटैक हुआ होगा तो यहां पे माइनस चार्ज होगा, यहां पे प्लस चार्ज होगा, और ये ऐसा बनेगा। यहां पे सल्फर पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O प्लस, ये इधर जाके अटैक होगा। ठीक है, तो बॉन्ड बनेगा, तो ये इधर से बॉन्ड खुलेगा, तो हमको क्या मिलेगा? यहां पे हमको यहां पे मिलेगा ये, यहां पे तो प्लस, और यहां पे जुड़ा होगा S डबल बॉन्ड O, यहां पे O पे माइनस और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तभी तो यहां पे ये रिएक्शन होगा। तो यहां पे हमको क्या मिला? SO3 माइनस और हाइड्रोजन। अच्छा, अब हमको कोई ऐसी स्पीशीज चाहिए जो इस हाइड्रोजन को खा जाए। अब यहां पे हमको बाहर से किसी न्यूक्लियोफाइल को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा है वो खुद यहां पे H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस नेगेटिव चार्ज के कारण। तो यहां पे जो है अंदर के अंदर ही सारी बात हो जाती है, किसी और के पास बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती जब हम सल्फोनेशन कराते हैं। ये जो SO3 माइनस बना, ये ही H को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम कर लेगा। क्या कर लेगा? ये H को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम। H को तो ये SO3 माइनस ही खा जाएगा अंदर के अंदर ही। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है H का, वो इसमें इंटरनली ही हो जाता है, और क्या बन जाएगा यहां पे बन जाएगा ये SO3H। सब्स्टिट्यूट कर दिया SO3H ने हाइड्रोजन को। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो गया? सल्फोनेशन का मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो चलो, ये जो सवाल है भाई, हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन कराया इस वाले कंपाउंड पे, इसका आप जवाब मेरे को दो कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। करो। यहां पे क्या होगा? अटैकिंग स्पीशीज कौन है? SO3। कहां पे अटैक करेगी? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो पे SO3H जुड़ेगा और पैरा पे SO3H जुड़ेगा। यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। SO3 यहां पे अटैकिंग स्पीशीज है, न्यूट्रल अटैकिंग स्पीशीज है। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, FCR। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम एल्काइलेशन कराते हैं या असाइलेशन कराते हैं अरीन्स का लुईस एसिड की प्रेजेंस में। FeCl3 हो सकता है, LCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। दो साइंटिस्ट हुए, फ्रीडल और क्राफ्ट, उन दोनों ने मिलकर निकाला CH2 या फिर नाइट्रोबेंजीन को हम सॉल्वेंट की तरह से यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एल्काइलेशन कैसे कराता है। वो कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप जोड़ने का तरीका, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने का तरीका। हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप अगर आपको लगाना हो तो आप ये करवाओ। ठीक है, CH3Cl हमने लिया, AlCl3 ये लुईस एसिड इसकी प्रेजेंस में, तो क्या होगा? Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, CH3 पे प्लस बनेगा, CH3 पे प्लस बनेगा, वो जाके अटैक कर देगा तो हमारे को टोलुइन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है, हमको पूरा ये तरीका आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है हमको, बढ़िया चल रहा है ना। ये प्रोडक्ट बन गया। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन आप करो भाई, AlCl3 लुईस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में हमने क्या करा है? इस वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आप इसको सॉल्व करो और फिर हम दोबारा मिलते हैं। ठीक है, करो। बहुत सिंपल है, Cl को एब्स्ट्रैक्शन होगा, ये प्लस बनेगा, ये जाके यहां पे अटैक कर देगा और बन जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? बेंजीन पे ये वाला कंपाउंड अटैच हो जाएगा, है ना।
यही तो है, सिंपल ही तो है, सबने यही किया होगा। तो गलत है, एकदम गलत। क्यों है? कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके जस्ट बाजू में एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। रीअरेंजमेंट देखा नहीं देखा था? देखा था अपन ने। तो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा। यहां पे रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके, तो जो अटैकिंग स्पीशीज बनेगी वो तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ना। पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगा? 2 डिग्री पे। अब ये जाके अटैक करेगा, ये जाके अटैक करेगा, तो अब रिएक्शन होगा। वही इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, तो यहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, तो यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो जब हम अल्काइलेशन करा रहे हैं, अल्काइलेशन जब हम करा रहे हैं, कार्बोकैटायन यहां पे बन रहा है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो रीअरेंजमेंट होगा। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, फिर रीअरेंजमेंट होने के बाद अटैक होगा और प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे अटैक होने के बाद ये, ठीक है, जिसने भी ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, कौन सा प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट बनाया था, उसका गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का ध्यान रखोगे? बिल्कुल रखोगे। तो एक काम करो, फिर ये वाला सवाल कर लो। इस कंपाउंड पे रिएक्शन हुआ है, मतलब ये हमारा ENU वाला है, AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनेगा ये बता दो। चलो, इस बार किसी ने गलती नहीं की होगी। इस बार सबने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कराया होगा कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो इतना स्टेबल बन रहा है, हाइड्रेट शिफ्ट हुआ, इधर से अटैक, और ये जुड़ गया अपना, इधर से यहाँ पे कार्बोकैटायन था, इधर से आके जुड़ेगा, फिर क्या होगा? H का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, AlCl4 माइनस बना होगा, वो जाके क्या करेगा? H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वापस से बेंजीन एरोमेटिसिटी अपनी जो है रीगेन कर लेगी, रिटेन कर लेगी, और प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां पे खास बात क्या है कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का आपको ध्यान रखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई? आगे चलते हैं। अब अपन कराते हैं असाइलेशन। भाई असाइलेशन में हम क्या करते हैं? हम ये लेते हैं, असाइल ग्रुप लेते हैं, और हम असाइलेशन इसका कराएंगे। ठीक है, असाइल कार्बोकैटायन यहां पे जनरेट हुआ। वापस से आपके सामने एक क्वेरी आ सकती है कि सर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट यहां पे होगा कि नहीं होगा? यहां नहीं होगा भैया। यहां क्यों नहीं होगा? देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे इसके लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस के कारण ये कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है। ये इसका क्या बन गया? ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो अब ये कार्बोकैटायन को तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो फिर ये रीअरेंजमेंट जाना ही नहीं चाहेगा। रीअरेंजमेंट में अगर जाना ही नहीं चाहेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। अल्काइलेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, पर असाइलेशन में नहीं होता। ठीक है, तो हम कहा थे असाइल कार्बोकैटायन हमारा बड़ा, ये जाके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा? असाइल। ये जो ग्रुप है ये कहलाता है असाइल ग्रुप। तो हमने बेंजीन पे क्या जोड़ा? असाइल ग्रुप जोड़ा, तो ये क्या कहलाया? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जोड़ा था तो क्या कहलाया था? एल्काइलेशन। असाइल ग्रुप जोड़ा तो क्या कहलाया? असाइलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका हमको रिएक्शन कराना है AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनाओ। चलो, तो क्या बना? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। ये कार्बोकैटायन जो इससे बना वो अटैक कर देगा, स्पीशीज क्या बन गई? प्रोडक्ट क्या बन गया? मतलब ये बन गया। असाइल ग्रुप हमने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब आगे चलते हैं अपन। आपको ये जितने भी कंपाउंड्स है इनको ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कितनी रिएक्टिविटी दिखाएंगे उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे अच्छा मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना कहां पे ज्यादा पसंद होगा? कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, या तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है,
तो वो कहां पे जाना पसंद करेगा? वो वहां पे जाना पसंद करेगा जहां पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे कि उसको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना जल्दी से वो वहां पे जाके अटैक करेगा। इसका मतलब इन सब में जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो अटैक करेगा। तो अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही बता दिया, आपको तो सिर्फ इस ऑर्डर में अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं वापस से ईडीई में, ठीक है। तो इसको करो कि ईएसआर के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब इसको ऑर्डर में जमाओ, ठीक है। करो। हाँ तो भाई क्या ऑर्डर आया? ऑर्डर आएगा किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे। ईएसआर किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्लस एम ग्रुप अगर अटैच कर दिया तो वो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस एच कर दिया तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आई कर दिया तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर कहीं आपने माइनस एम या माइनस आई ग्रुप लगा दिया रिंग पे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस एम और माइनस आई क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आकर अटैक ही नहीं करेगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अटैक करना। अटैक तो कर देगा तो रिएक्टिविटी पर कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने बढ़ाई होगी? इसने। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा ताकतवर प्लस एम है। फिर ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम, तो इसने दूसरे नंबर पे। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एच, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच कर रहा है। ये कौन है? माइनस एम, और ये तो बेचारा न्यूट्रल है। तो सबसे अच्छा NH2, फिर रिएक्टिविटी OH, फिर रिएक्टिविटी CH3, फिर नॉर्मल बेंजीन, और फिर जिसपे NO2 ग्रुप लगा है माइनस एम वाला वो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम तो 3, ये 3 है, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता है। आपसे पूछा है कि इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करना पसंद करेगा? ए वाली रिंग पे कि बी वाली रिंग पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अराइज ही क्यों हो रहा है पहले अपन ये देखते हैं। इसके लोन पेयर है तो ये तो प्लस एम की तरह बिहेव करेगा। यहां पे ये माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि जो रिंग से यहां पे रेजोनेंस होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे जो रिंग में रेजोनेंस होगा वो रिंग में, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रिंग की तरफ होगा जब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है रिंग, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है फ्लो का वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द रिंग होगा जब कार्बन डबल बॉन्ड O से रिंग जुड़ी है। तो मतलब ए वाले रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बी वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। वो जगह कौन सी है? ए वाली रिंग। तो रिएक्शन किस में होगा? ए में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, भाई यहां पे ए और बी में होगा, कहां पे होगा ये आप बताओ करके। चलो हाँ तो भाई ये क्या है? माइनस एम। ये क्या है? प्लस एच। मतलब बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा, ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम, तो अटैक का होगा? बी पे होगा। तो आंसर हो गया बी। ये है हमारे पास वापस से, ये तो प्लस एम की तरह बिहेव करेगा, ये माइनस एम की तरह बिहेव करेगा। तो ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा है। बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। तो अटैक कहां होगा? ए पे होगा, ठीक है। आगे चलता है। समझ में आई ना बात? भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेगा। तो कहां पे अटैक करेगा इस केस में? इस केस में अटैक करेगा ए पे, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप का प्लस एम लग रहा है, सी डबल बॉन्ड O का माइनस एम लग रहा है, इससे बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बी पे अटैक नहीं होगा, ठीक है ना। अगला Cl2 AlCl3, मतलब जुड़ेगा Cl। अब ये दो केस हैं, यही दो बनेंगे। अब आप ये मेरे को बताओ कि इसमें पैरा मेजर होगा कि ऑर्थो मेजर होगा, ठीक है। ये मेजर है कि ये मेजर है? पैरा मेजर है कि ऑर्थो मेजर है? सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो पैरा पे बराबर ही होगी, फिर हम ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि कौन मेजर कौन माइनर? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो ग्रुप है बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप Cl, बड़ा, वो भी बड़ा एटम। अरे 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 अरे, दो बड़े बड़े एटम आसपास, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा, तो मतलब स्टेरिक क्राउडिंग। जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम वो मेजर बनने वाला है। स्टेरिक क्राउडिंग कहां पे कम होगी? पैरा वाले केस में स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा माइनर, ठीक है। स्टेरिक क्राउडिंग हेंस पैरा,
मेजर, ठीक है। चलो, तो पैरा मेजर बना था वहां पे, यहां पे क्या होगा? अब बहुत इंटरेस्टिंग केस हो गया है। मैं पोजीशन मार्क कर रहा हूं, पोजीशन 1, पोजीशन 2। क्लोरीन कहां पे जाके अटैक करेगा, आपको ये डिसाइड करना है और मेरे को बताओ कि क्लोरीन कहां पे जाके अटैक करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो। अब देखो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्लोरीन जाके अटैक करेगा। CH3 जो है वो इस पोजीशन पे, पोजीशन CH3 का जो इफेक्ट है वो पोजीशन 1 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, किसके थ्रू? प्लस H के थ्रू। OH ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, पर प्लस M के थ्रू। कौन ज्यादा ताकतवर होता है, मेसोमेरिक की हाइपर कंजुगेशन? मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1, तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कहां पे होगा? 2 पे होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ये, यहां पे अटैक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH वाली जो ऑर्थो पोजीशन है, OH के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अटैक वहीं पे होगा Cl+ का, ठीक है। इसमें भी सेम केस, पोजीशन 1, पोजीशन 2। मेरे को बताओ कि कहां पे अटैक करेगी Cl+, बताओ। COOH ग्रुप कौन सा ग्रुप है? -M ग्रुप है। ये जितने भी -M ग्रुप होते हैं, हमने क्या देखा था कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। भाई ये यहां पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे कम कर देंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको कहां दिखेगी? ये मेटा पोजीशन पे दिखेगी। तो Cl+ कहां पे जाकर अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा। सिंपल है ना भाई। COH कौन सा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दिखेगी तो Cl+ कहां पे जाके अटैक करेगा? मेटा पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, बेंजीन है और हमारे पास इतने सारे अटैकिंग रिएजेंट हैं, आपको बताना है हर केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बताओ। हाँ तो भाई क्या हो रहा है यहां पे? आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी अटैकिंग स्पीशीज बन रही है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेंगे, सब के सब सेम है। देखो यहां से Cl एब्स्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा वापस से। इस बार तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये Cl एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। OH मतलब H+ यहां पे एसिड की प्रेजेंस में हमने कराया, तो वो क्या करेगा? H+ इस पे जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो छोड़ के भाग जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, यहां पे कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, रीअरेंजमेंट करा देगा, पॉजिटिव चार्ज डाल देगा यहां पे, वापस से वही अटैकिंग स्पीशीज बन गई। पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही, यहां पे H+ आएगा OH पे, H2O बना, मतलब O पे प्लस आया, H2O बाहर, पॉजिटिव चार्ज, यहां रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं है। H+ ये इधर ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, ये कार्बन इस पे अटैक कर देगा और बन जाएगा यहाँ पे प्लस। तो जितनी भी अटैकिंग स्पीशीज बन रही है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल बन रहे हैं, सब के सब ये वाला कार्बोकेटायन बन रहा है। कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? ये वाला कार्बोकेटायन बन रहा है सारे रिएक्शंस में। तो भाई अटैक भी इसी कार्बोकेटायन से होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये। तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, अटैक होगा बेंजीन रिंग पे, प्रोडक्ट बन जाएगा ये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सोर्स क्या है और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल हम लेंगे Cl+, कहां से आया? Cl2 + AlCl3 या FeCl3। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? क्लोरीनेशन। बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा? एक क्लोरीन, ठीक है। Br+ सब कुछ सेम है, बस बेंजीन पे क्या जुड़ेगा? क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, क्योंकि हमने Br2 + AlBr3 या FeBr3 लिया है, ठीक है। NO2+ तो नाइट्रोनियम आयन, क्या हो गया? नाइट्रेशन। HNO3 + H2SO4, HNO3 किसकी तरह बिहेव करा था? बेस की तरह। H2SO4 एक एसिड की तरह, जिसके कारण NO2+ जनरेट हुआ, वो NO2+ जाके बेंजीन पे अटैक करेगा और बन जाएगा बेंजीन पे जुड़ा हुआ एक NO2, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? NO2+। अगला इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा SO3।
सल्फर ट्राइऑक्साइड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कहां से मिला हमको? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोला जाता है। क्या हो गया? सल्फोनेशन। SO3H जुड़ गया बेंजीन रिंग पे, ठीक है। R प्लस हमने एल्काइल कार्बोनियम लिया, कैसे मिला? RH प्लस AlX3, Cl या Br होगा तो ये रिएक्शन होगा, या फिर ROH प्लस H प्लस, दोनों तरीके से हो सकता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। जब हमने RH प्लस AlX3 से करवाया तो क्या कहलाया? फ्रीडल क्राफ्ट। और कौन सा हुआ ये? हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ा, इसलिए एल्काइलेशन। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की देख लेते हैं, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। भाई कंबस्शन, ये तो हमको पता ही है, आग लगा दो, 15/2O2 क्या मिल जाएगा? CO2 और H2O। हाइड्रोकार्बन है, जब उनका कंबस्शन कराते हैं बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है ना। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भाई करा दो आप। यहां पे कैटलिस्ट क्या होता है? V2O5। 300 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो कुछ और बनेगा, 450 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो कुछ और बनेगा। जब 300 डिग्री सेल्सियस को पे आप बेंजीन को हीट करोगे V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, तो क्या बनेगा? फिनॉल। तो फिनॉल का ये एक प्रिपरेशन मेथड हो गया। बेंजीन लो, V2O5 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। 450 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट कर रहे हो हम V2O5 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा? मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा हमको? मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा हमको, ठीक है। चलो, तो ये तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ भाई। आपने V2O5 कैटलिस्ट लिया, बेंजीन को अलग अलग टेम्परेचर पे आपने हीट किया, 300 डिग्री पे फिनॉल, 450 डिग्री सेल्सियस पे मैलिक एनहाइड्राइड हमको मिला। एक और होता है भाई साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर हम कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और अगर एक बेंजाइलिक H प्रेजेंट है किसी एल्काइल बेंजीन में, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अब देखो, क्या यहां पे आपके पास एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? तीन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर ऐसा केस हुआ और आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस पे यहां पे ऑक्सीडेशन करवाया, तो आपको बेंजोइक एसिड मिलने वाला है। जैसे हमारे पास इतने सारे ये कंपाउंड्स हैं, इन सब में एक ना एक बेंजाइलिक H प्रेजेंट है। यहां प्रेजेंट है, ये रहा, यहां पे ये H है, यहां पे ये H2 है, यहां पे 2 है। तो आपको क्या मिलेगा? जब आप लेट से हमने K2Cr2O7 लिया है एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस बेंजोइक एसिड। तो साइड चेन का यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। साइड चेन ऑक्सीडेशन कराना हो तो एक बेंजाइलिक H दिख जाए कहीं पे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया, हीट कर दिया, तो क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बनाने का ये तरीका हुआ। तो एक क्वेश्चन है कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस K2Cr2O7। ऐसा क्यों हो रहा है? सोच के देखो, रिएक्शन कब नहीं होगा? जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा। अब टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है तो इसमें तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की बहुत कमी है ही नहीं। यहां पे नो बेंजाइलिक H हमको दिख रहा है, कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमने किसकी बात करी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की।